दोस्तों आज पेश है रायगढ़ का किला। ये पुरानी कॉमिक्स है प्रभात की चित्रकथा। ये इसका कवर चित्र है। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। ऊंची पहाड़ पर बना हुआ यह किला सागर तट के दक्षिण किनारे पर बसी पुरानी रियासत रायगढ़ की का है, जो समय इस काल के हाथों नष्ट हो चुका है, किंतु इसके खंडर आज भी अपने दुखती सीने में एक रहस्य छिपा हुआ है, जो अपनी बर्बादी का इस किले के स्वामी राजा जयवर्धन का इसी रायगढ़ से 10 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है श्यामगढ़। लगता है शांत रात्रि में श्यामगढ़ के सुख नींद सो रहा था, किंतु मूर्तिकार कुंडू के घर पर नींद नहीं थी। राजा आज भी घर में खाने को कुछ नहीं है। 3 दिन से बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। बताओ मैं क्या करूं? जहर दे दूं इन्हें या खुद खाकर चैन की नींद सो जाऊं? क्या करूं रत्ना? बचपन में राजाओं की मूर्ति बनाने सीखा था। अब राजा नहीं रहे तो काम भी नहीं रहा, तो क्या अपने इन बच्चों का हाथों को तोड़ दूं जिन्हें पत्थर तराशने के सिवा कुछ भी नहीं आता? तुम मर्द होकर तुम मर्द होकर ऐसी कह रहे हो, औरत होकर क्या करूं? तुम कुछ भी करो, अपने बच्चों को भूख से अबलखते देख कर मर नहीं देख सकती, और कुछ नहीं तो कर सकते तो इन्हें अपने हम दोनों को गला ही क्यों नहीं घोट देते? उसकी दशा मेरे कारण हुई है, इनके मरते नहीं देख सकता। अच्छा है कि अपना जीवन समाप्त कर डालूं। और हताश होकर कुंडू घर से निकला, रायगढ़ के किले की ओर चल दिया। इतनी रात कहाँ जा रहे हो कुंडू? तुम्हें मालूम है वहाँ जाकर कोई नहीं लौटता। तुम मेरी चिंता न करो काका, अपना रास्ता देखो। और कुंडू महल में पहुंचा, अधीर हो उठा। बचाओ बचाओ राम, बचाओ बचाओ राम राम। और अंदर किले में पहुंचकर यही है वह मौत का किला, जहां से कोई आदमी जिंदा वापस नहीं लौटता। तभी उसके सिर पर विचित्र, ओह प्रिय गुंजन, मुझे क्षमा करना। मैं आत्महत्या करने के मरने मेरे घर जरूर सुरक्षा पहुंचा देने की। और अचानक आई, यह कैसा अद्भुत प्रकाश है, यह कैसा मोहित संगीत है। और उसे अद्भुत प्रकाश में कुछ घुड़सवार उभरे। घुड़सवार विश्वास नहीं होता। और फिर सामने आई, तुम्हें मरना अभी मरना नहीं तुम्हें अभी मरना नहीं है कुंदन, हमारा काम करना है। यह परिश्रम तुम्हें राजा जयवर्धन की मूर्ति बनानी है। लेकिन मैंने तो राजा जयवर्धन की शक्ल तक नहीं देखी, उसकी मूर्ति कैसे बनाऊंगा? तुम पत्थर को तराशने मूर्ति अपने आप बन जाएगी, लेकिन यह बात तुम्हें किसी को नहीं बताओगे, अपनी पत्नी को भी नहीं। कहकर वह घुड़सवार अदृश्य हो गया और कुंदन रुपये की थैली लेकर अपने घर की ओर चल दिया। और घर पहुंचकर लहर रत्ना, घर घर का सब इंतजाम कर लेना। इतना सारा धन कहाँ से लाए? डरो नहीं, कोई चोरी नहीं करके लाया, तुम मुझे काम मिल गया है। और उसके बाद कुंदन उस घुड़सवार के अनुसार काम शुरू कर दिया। अरे यह तो कोई अक्षय शक्ति मूर्ति बनवाने के लिए प्रेरित कर रही है। कुंडू रोज सवेरे किले में जाता और रात शाम तक घर लौटता आता, रात भर मूर्ति बनाने में लगा रहता। यह मूर्ति अपने आप बन रही है, कमाल है। लगातार 1 माह के परिश्रम के उन्हें मूर्ति पूरी कर ली। और अब मूर्ति घुड़सवारी की प्रतीक्षा में था। यह मूर्ति देखकर मुझे अपना कार्यभार मुक्त हो जाऊंगा। तभी अरे यह मूर्ति की तो आंख भी हिली, यह मुस्कुराई भी, यह कैसा चमत्कार है।
और धीरे धीरे वह राजा जयवर्धन का जीता जागता उसके सामने आकर खड़ा हो गया। राजा जयवर्धन, हाँ, मैं इस किले का स्वामी राजा जयवर्धन, 100 वर्ष बाद तुमने जीता जागता खड़ा हूँ कुंडू। कुंडू, मुझे तुम्हें एक ज़रूरी काम है, इसीलिए तुम्हें यहाँ आया हूँ। आज्ञा दीजिए महाराज। इससे 100 वर्ष पहले की यह घटना है, सुनो, जिसके कारण मैं आज यहाँ आना पड़ा। और फिर वह कहानी सुनाने लगा। आज से 100 वर्ष पहले जयवर्धन इस किले में मेरा शासन था। सब कुछ शांति प्रिय चल रहा था। अपार धन था। मेरी एक पुत्री पद्मावती जो अत्यंत रूपवती थी, उसके रूप के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। वह साइमन एक समुद्री लुटेरा था। उसको भी रायगढ़ के खजाने का और अपने किसी खास मुखबिर से पता चल चुका था, इसलिए उसने रायगढ़ पर इस किले पर तूफान लूटने का निश्चय कर लिया और बेमौके की तलाश में था। तभी एक दिन हमारे दीवान देशमुख जो एक ऋषि थे और उन्होंने देख रेख में शासन चलता था, उन तीर्थ यात्रा किए जाने का विचार बना डाला। जयवर्धन, 10 दिनों के लिए हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, इसलिए तुम्हारे जाता हूँ। लेकिन दीवान जी, आप बिना राजपाट कैसे चलाऊंगा? राजन, अगर तुम इसी तरह कमज़ोर बने रहे तो एक दिन तुम्हारा यह राजपाट तुमसे चला जाएगा। और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अब हमारे बूढ़े कंधों पर इतने बड़े राज्य का बोझ नहीं उठा सकूँगा। जब आप जिंदा हैं, मुझे यही संतोष है कि शासन में हमारी प्रजा सुखी समृद्ध है। और यह सच भी था। केशवराज संचाल में रायगढ़ की प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। और स्पष्ट था कि केवल द्रुपद मंत्री बैरनाथ हर काम में अपनी टांग अड़ा देने वाले इस दीवान का पीछा छुटाने के लिए मेरा काम नहीं बनेगा। कुछ इस तरह इसको राह से हटाऊंगा कि महाराज और प्रजा को शक न हो। और भैरकनाथ ऐसे ही मौके की तलाश में था, इसलिए तुरंत बोला, महाराज दीवान जी, धार्मिक कार्यों में रुकावट डालने एक पाप होगा। तुम ठीक कहते हो भैरवनाथ, मैं तो यही विनती करता हूँ कि दीवान जी तीर्थ यात्रा सिर दी लौटे। और जाते समय केशवगढ़ की राजकुमारी शुभ आशीर्वाद दिया। तुम्हारे वीर और प्रतापी पति प्राप्त हो, यह मेरी शुभकामना है। मिलेगा, जरूर मिलेगा। अगर मेरा प्रयत्न सफल हो गया तो इसका पति बनूंगा। तुम्हें रास्ते से हटाने से बूढ़े मुझे राजा की अपनी मुट्ठी में कर लेने में देर नहीं लगेगी। और दीवान केशव ने तीर्थ यात्रा पर चले गए। और बदनाम बाद में भैरवनाथ अपने एक खास सेवक से किले में वापस लौट रहा था। सरकार, महाराज की बेटा तो है नहीं, और अधिकारी कौन बनेगा? उसका दामाद यानी मैं, भैरवनाथ, ही उनके मरने के बाद राजा बनेगा। वाह, क्या बात युक्ति सोची है सरकार। जब राजा कमज़ोर हो तो सोचना पड़ता है। और भैरवनाथ इसी उधेड़ में बना रहा। मुझे बड़ी होशियारी से काम लेना होगा, कहीं रायगढ़ की प्रजा को भनक न लग जाए। सेनापति वीरसेन महाराज जी बड़ा भगत है, इसके लिए मुझे साइमन से मिलना, उससे मदद मांगनी होगी। और दीवान के चले जाने पर कुछ दिन बाद अब महाराज जयवर्धन किले में पधार रहे हैं। और जब भी हमारी शाही सवारी किले के अंदर पहुंची, महाराज की जय हो, हमारे अन्नदाता का इकबाल बुलंद हो, एक संदेश है महाराज, राजा दरबार में चलकर सुनाइए। और हमारे आने के बाद किले में प्रांगण में राज दरबार लग गया। हाँ, अब बताओ अजीत, क्या संदेश है? गुस्ताखी माफ हो हमारे को महाराज, वैशाली नगर में एक नर्तकी अमरपाली आई है और अपने दरबार में अपना नृत्य पेश करना चाहती है, मगर हजूर की इजाज़त हो तो। इस समय हमारा मन बहुत विचलित हो रहा है अजीत दीवान जी। 10 दिन के लिए कहकर गए थे और आज 15 दिन हो गए हैं। मुख्यमंत्री नारायण भी अभी कोई सुखद नहीं लौटे हैं। पता नहीं रास्ते में कहाँ रुक गए
क्या सुना है? आजकल समुद्री लुटेरे साइमन का ग्रोह भी समुद्र में अपना बेड़ा डाले पड़ा है। आप चिंता न कीजिए महाराज, ईश्वर की कृपा से मंत्री जी सुखल लौटेंगे। काफ़ी समझदार और योग्य और दूरदर्शी व्यक्ति हैं। चिंता की ही बात है। अजीत, तुम आज दोपहर तक हर हालत में यहाँ आना चाहिए, लेकिन वह अभी तक नहीं लौटा। महाराज, अगर आज्ञा हो तो एक बार निवेदन अर्ज करूं? हाँ हाँ कहो। महाराज, आज हवा उल्टी बह रही है, इसलिए नाव के यहाँ तक पहुँचने में कुछ समय ज़्यादा लगेगा और कारण मंत्री जी आने में विलम्ब हो रही है। और इसी क्षण अगर महाराज की आज्ञा हो तो। हाँ, तुम सब की अगर यही इच्छा है तो आज्ञा है तो उस नर्तकी को दरबार में पेश किया जाए। तब राम सिंह अब अंदर राजमहल में महारानी जी और राजकुमारी को खबर कर दो कि वैशाली की राज नर्तकी अमरपाली आज दरबार में अपना नृत्य पेश करेगी। वे सब भी यहाँ आकर देख लें। जो आज्ञा महाराज। और थोड़ी देर बाद राजा दरबार में नृत्य का आयोजन शुरू हुआ और तभी नृत्य बीच में राज दरबार में प्रवेश हुआ। तभी बीच में महाराज दरबार में प्रवेश किया। महाराज की जय हो। एक बुरी खबर है महाराज, बंद करो यह नाच गाना। अब कहो अर्जुन, क्या बुरी खबर लाए हो? अभी अभी एक गुप्तचर ने आकर खबर की है कि समुद्री लुटेरा साइमन बड़ा से 2 मील दूर उत्तर पश्चिम में समुद्र के तट पर आकर रुका है। इस खबर से बुरी तरह घबरा गया। क्या कहा? समुद्री साइमन यहाँ आकर रुका है? तो फिर जरूर ही कोई खतरे वाली बात है। तभी नर्तकी का ध्यान आया। हमें क्षमा करना नर्तकी, तुम इस वक्त अपनी उलझन में हैं। कृपया तुम हमारा नृत्य नहीं देख पाएंगे। अब तुम जा कर आराम करो। कोई बात नहीं महाराज, फिर कभी सही मौका को नवाती हूँ, समझ रही हूँ, लेकिन मेरी एक इजाज़त है। हाँ बोलो, तुम हमारी मेहमान हो, इसलिए जो कहना है निसंकोच कहो। हम से जो बन पड़ेगा हम तुम्हारे लिए करेंगे। महाराज, मेरा इस वक्त किले से बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। इस वक्त मेरी हजूर में विनती है कि खतरे से निकल जाने तक में अगर आप इस महल में पनाह दे दे तो बड़ी कृपा होगी। तुम हमारी मेहमान हो नर्तकी, हमारी हिफाजत करनी हमारा फर्ज है, इसलिए जब तक खतरा पूरी तरह टल न जाए राजमहल में जाकर रह सकती हो। शुक्रिया महाराज। और एक सेवक के पास बुलाया। सेवक, नर्तकी को अमरपाली को हमारे राज दरबार में पहुंचा दो। जो आज्ञा महाराज। और चलिए अमरपाली जी और सेवक के साथ नर्तकी राजमहल में चल पड़ी। नर्तकी जाने के बाद, अजित तुम फौरन नाव लेकर जाओ, पता करो साइमन का बेड़ा कहाँ रुका है और वह किस इरादे से यहाँ आया। जो आज्ञा महाराज। और अजित वहाँ से चल पड़ा। अजित, इस बार पता करके जल्दी लौटना। आप निश्चिंत रहें महाराज। महाराज, मैं गया और आया। अजित पाल के जाने के बाद मैंने रामदेव को बुलाया। रामदेव, अब तुम्हारी इस रायगढ़ की रक्षा का कोई जवाब करो। दीवान जी तीर्थ यात्रा से लौटे नहीं हैं और मंत्री जी भी यहाँ नहीं हैं। महाराज, मेरे विचार से तो इस किले के समस्त महिला, बच्चों और अस्त पुरुष को से यहाँ से कहीं दूर भेज दिया जाए। मगर कहाँ भेज दें रामदेव? महाराज, इस किले के पीछे चोर दरवाजे से एक श्यामगढ़ के जंगलों की तरफ भेज दिया जाए, जहाँ यहाँ से बेहतरीन उपाय है। ठीक है रामदेव, तुम सबको लेकर भेजने का प्रबंध करो। अंदर राजमहल में जाकर सबको खबर कर देता हूँ। और खबर उधर अजीत नौका पर सवार होकर लुटेरों साइमन की खबर लेने के लिए निकल पड़ा। नाव जरा तेज चलाओ, हम वापस भी लौटना है। मैं अभी पहुंचा देता हूं सरकार, 20 मिनट का रास्ता है। और 2 मील का लंबा सफर तय करने के बाद जब नाव बेड़ा के निकट पहुंची, वे देखिए सरदार, समुद्री लुटेरे जहाज का बेड़ा। ओह, देख रहा हूँ। उसके बेड़े पे नाव किसी
बेड़े के पास नाव किसकी खड़ी है वीरू? और नाव पर नजर पड़ते ही ये वीरू एकाएक चौंका। अरे यह तो अपने मंत्री भैरवनाथ की नाव है। लेकिन महामंत्री जी, ये नाव साइमन के बेड़े के पास क्यों खड़ी है? क्या मंत्री जी साइमन की कैद में कर लिया है, या मुझे कुछ दाल में काला नजर आ रहा है सरकार? चलो देखते हैं इस नाव पर क्या होने का क्या राज है। और थोड़ी देर बाद तुम नाव को यहीं किनारे पर लगा दो कर छिप जाओ, मैं पानी के अंदर अंदर पता लगा के आता हूँ। जी सरकार। और अगले ही क्षण दुश्मनों के बेड़े में जा रहे हो, जरा चौकन्ने रहिएगा सरकार। अजीत पानी में तैरता हुआ बेड़े के निकट पहुंचा और फिर जहाज का रस्सी पर लटक कर ऊपर चढ़ने लगा। और फिर जैसे ही वह जहाज के ऊपर पहुंचा, भैरवनाथ साइमन के पास बैठा देखकर चौंक गया। अरे भैरवनाथ, तुम समुद्री लुटेरे और साइमन के बेड़े में जरूर कोई खास साजिश चल रही है। उनकी बातें सुनो, दोनों में कौन सा गुल खिला रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। और वह पास जाकर खड़ा वह उनके पास ही खड़ा हो गया। यही सोचकर अजीत लोगों की नज़रों में से छिपा हुआ है यही सोचकर अजीत लोगों की नज़रों से छिपा हुआ है और उनकी बातें सुनने लगा। और ठीक है भैरव, तुम्हारी शर्त मंजूर है। तुम पद्मावती और रायगढ़ का किला मिल जाएगा। किले में लूट के हुए खजाने में भी आधा तुम्हारा दूंगा। फिर भी सबको विजय तुम्हारी है। याहू मूर्ख और कमज़ोर पुरुष उस किले का राजा बनने के काबिल नहीं है। अच्छा, मैं चलता हूँ। मेरे चले जाने के कुछ देर बाद अपने साथियों के साथ किले की तरफ कूच कर देना, वक्त पर पहुँच जाएंगे। और तभी भैरवनाथ की नज़र पाल पर उभरी और पीछे दिखाई पड़ा। अरे पाल, तुम किसकी परछाई पड़ी है? कौन हो छिपा है इसकी ओट में साइमन? कोई नहीं, कोई जासूस मालूम हो पड़ता है। अभी देखता हूँ। दोस्तों, आगे का भाग जल्दी पेश करूँ आपके सामने।